अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ायज़ा बुखारी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आजकल सोशल मीडिया की जीनत बन चुकी है। आए दिन बयानिया तब्दील किया जा रहा है। कभी बिरयानी के नाम पर वोट सेल किया जा रहा है तो कभी होंडा 125 के नाम पर वोट सेल किया जा रहा है। लेकिन अब बात इससे आगे बढ़ चुकी है, यानी जन्नत किस किस ने जाना है। आइए जन्नत में अपना नाम लिखवाइए, बल्कि सर्टिफिकेट साथ लेके जाइए, ये लीगी रहनुमा बात कहते हुए नजर आते हैं। यानी कि जो 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान जाएगा वो तो कन्फर्म जन्नती ठहरा। अगर आपने भी कन्फर्म जन्नती बनना है तो लीगी रहनुमाओं का ये कहना है कि आइए सर्टिफिकेट्स हम दे रहे हैं, बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि अगर आप यहाँ पर शिरकत कर लेते हैं तो आपका नाम फरिश्तों ने इस फहरिस्त में पहले से लिखा हुआ है। मतलब इससे बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस बात से बाखूबी वाकिफ़ है कि 16 माह की कारकर्दगी या इससे पहले की कारकर्दगी ऐसी रही है कि अवाम अब उन्हें पसंद नहीं करना चाहती। अवाम तो छोड़िए, अब तो छोटे बच्चों का ये हाल है कि स्कूल जाने वाले बच्चों ने जिस तरह से बैनर्स के ऊपर इंक फेंकी या जिस तरह से बैनर्स को फाड़ा गया है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग किस कदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तैयारियाँ कर रहे हैं। एक जाने पर तैयारियाँ रूज पर नज़र आ रही हैं और दूसरी जाने पर कुछ ज़मीनी हकाइक तो ये खबरें दे रहे हैं, लेकिन कुछ हकाइक ऐसे हैं जो मंजर आम पर नहीं आए। जैसा कि एक ही दिन में केस जो हैं वो समाअत के लिए लगा दिए जाते हैं, उनकी सुनवाई भी शुरू कर दी जाती है। फिर नैब की तरफ से भी क्लीन चिट देने की बात आ जाती है कि अगर नवाज शरीफ साहब सरेंडर कर देते हैं तो फिर आप उन्हें ज़मानत दे सकते हैं। और शहबाज शरीफ साहब से कह रहे हैं कि जैसे आज हनीफ अब्बासी साहब को ऐसी ड्रेन केस के अंदर अदालत ने बरी किया है, ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि किस तरह से नवाज शरीफ के बयानिए को लोगों ने अब तस्लीम करना शुरू कर दिया है और हमारे साथ ज्यादती की गई है। बात यही नहीं रुकती, राना सनाउल्लाह तो जज्बात में काफ़ी आगे निकल जाते हैं। ये कहते हैं कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के जो गॉड फादर थे उन्होंने नवाज शरीफ के साथ ज्यादती की और हालात यहाँ तक पहुँचा दिए कि आज पाकिस्तान मुआशी बदहाली का भी सामना कर रहा है। मोहसिन पाकिस्तान है नवाज शरीफ, क्योंकि एटमी धमाके किए। और राना सनाउल्लाह जज्बात में ये भी कह बैठे कि एक अमरीकी सदर ने तो उस वक्त उन्हें डॉलर्स की ऑफर भी की थी कि अरबों रुपए हमसे ले लीजिए, और लेकिन खुदारा ये एटमी धमाके ना कीजिए। और अगर हम नवाज शरीफ की सजाओं के हवाले से बात करते हैं तो नवाज शरीफ को ऑलरेडी कोर्ट ने अल अजीज़िया स्टील मिल केस के अंदर और लंदन में एवनफील्ड अपार्टमेंट्स केस के अंदर बिल तरतीब 7 और 10 साल की सजाएं जो हैं वो सुनाई हुई हैं। और उकामा रखने के ऊपर 2017 में हम देख चुके हैं उन्हें किस तरह से नाअहल भी किया गया है। और इसी से रिलेटेड के केसेस की अगर बात की जाए तो मरियम नवाज और उनके शोहर सफदर साहब को भी अदालत ने बरी किया था। हालात किस तरफ जा रहे हैं, नवाज शरीफ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, अभी तक वो सऊदिया में मौजूद हैं। सऊदिया से दुबई का सफ़र कब तक तय करेंगे और पाकिस्तान कब तक आएंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है मजहर बरलाह साहब, आजम चौधरी साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले मैं आज मजहर बरलाह साहब आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने वापस नहीं आना। ग्राउंड जिस तरह से सामने आ रहा है, हकाइक जिस तरह से सामने आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि केसेस भी लग गए हैं, अदालतों ने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, सॉफ्ट कॉर्नर भी शो किया जा रहा है, नैब की तरफ से भी बयान सामने आ चुका है। इन तमाम तर चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं? हनीफ अब्बासी की ज़िंदगी भी बड़ी अजीब है। बाटापुर लाहौर में रहने वाला हनीफ अब्बासी जी FC कॉलेज में पढ़ता है, जमयत का बड़ा सरगर्म कारकुन होता है। अच्छा। और फिर दवाइयों का कारोबार करता है रावलपिंडी में, बोर्ड बाज़ार में। और फिर जमात इस्लामी के ज़रिए सियासत में दाखिल होता है और फिर नून लीग का हिस्सा बन जाता है। और ऐसे हिस्सा बनता है कि फिर सैफुर रहमान की तरह आँख का तारा बन जाता है। को बेसिकली कमाऊ पुत्र है। अच्छा। तो अच्छी बात है, आज उन्हें रिलीफ मिला है। आप ये कह रहे हैं कि एक माँ का अपना कमाऊ पुत्र अच्छा लगता है? चले, ये किसी फैमिली के लिए कमाऊ पुत्र है। अब जो दूसरी बात आपने की इंसाफ के हवाले से, तो उस पर भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि पाकिस्तानी लोगों का बड़े अरसे से एक ख्वाब था तेज़ तरीन इंसाफ। तो आज उन्होंने तेज़ तरीन इंसाफ का मुजाहरा देखा कि एक दरख्वास्त दायर होती है, 15 मिनट बाद उस पर एक्शन हो जाता है, बेंच बन जाता है। तो इतनी तेज़ तरीन अगर इंसाफ की फराहमी शुरू हो गई है तो ये भी पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो। अब जो आपने कहा कि मैं कहता हूँ कि जी वो नहीं आएंगे, तो मुझे तो अभी भी डाउट है। क्यों नहीं आएंगे? अभी भी डाउट है, चूँकि वो अभी तक दुबई नहीं पहुँचे, अभी तक कहीं सऊदी अरेबिया में ही हैं। तो पता नहीं
कि वो आते हैं या नहीं आते हैं। दावा अलबत्ता उनकी पार्टी कर रही है, जन्नत के टिकट भी बांट रही है। आज हमारे पीर इमरान शाह साहिवाल वालों ने तो ये कहा है कि कार सवाब भी है। और वो जो असदुर रहमान है, जो एक बड़ी अदालती फैमिली से हैं वो भी, और देखिए उनके वालिद भी जो थे वो जज थे जी। और ये जब 1944 में असदुर रहमान पैदा हुए नारोवाल में, तो इलेक्शन तो कमालिया से लड़ते हैं, तो इनके वालिद वहाँ एडिशनल सेशन जज थे, 1942 में लगे थे। तो एक तरह से आज अदालती फैमिलियों की तरफ से ही हमें खबरें भी मिली हैं, अदालतों की तरफ से खबरें मिली हैं। तो देखिए अब ये ट्विटर पे तो इनकलाब आया हुआ है। अच्छा। मोहतरमा मरियम नवाज का ट्विटर जो है वो चल रहा है मुसलसल, लेकिन जो ज़मीनी हिकायत है उसकी तरफ आपने भी इशारा किया है। वो स्टूडेंट्स जो हैं वो शायद जन्नत का टिकट नहीं लेना चाहते, या जो वो लोग हैं जो मीनारे पाकिस्तान आने से गुरेज़ा हैं वो भी शायद नहीं चाहते कि हम जन्नत में जाएं। ठीक। तो अब जन्नत मिल रही है, अब लोग नहीं आते, तो इसमें लोगों का कसूर है। आजम चौधरी साहब, कंफर्म जन्नती स्टेटमेंट थी ना, एक बड़ा वायरल भी हुआ ये मीम सोशल मीडिया के ऊपर भी, और आज उस कंफर्म जन्नती के सर्टिफिकेट्स इनके हाथ में हैं। लीगी रहनुमा कह रहे हैं आइए और जन्नत का टिकट हमसे लेके जाइए, बल्कि यहाँ पे तो लोगों की लाइंस लगनी चाहिए थी। इस तरह की हरकतें करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? एक उनका गढ़ है, एक अवामी लीडर हैं, उनको आवाम पसंद अगर करती है तो फिर इस तरह की हरकत और सकनात क्यों की जा रही हैं? क्या 16 माह की कारकर्दगी इतनी बुरी है कि उसको बेस बना के ये सब कुछ किया जा रहा है? आप सारा नज़ला जो है ना वो असदुर रहमान साहब पे गिरा रही हैं। आपको राना सनाउल्लाह साहब का वो बयान भूल गया कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल हज से ज़्यादा मोतबर है, नाउज़ुबिल्लाह। देखिए जी, कभी हज का सवाब, कभी जन्नत के टिकट। देखिए पाकिस्तान में सियासत 3-4 चीज़ें हैं जिस पे सारा लोग जो है ना एक बयानिया बना के या अपने मंशूर के अंदर रखते हैं। कभी रोटी कपड़ा मकान की सियासत थी, लेकिन जन्नत किसी ने सेल नहीं की थी। कभी इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई दिखा के उस पर सियासत की जाती थी। इंडिया मुखालफ जज्बात इस कौम के उभार के तो उस पर वोट लिया जाता था। कभी मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जाता था। अब मुस्लिम लीग नून माजी के अंदर ये सारे कार्ड इस्तेमाल कर चुकी हुई है, मजहब कार्ड भी इस्तेमाल कर चुकी है, और ये इंडिया का कार्ड तो हमेशा इस्तेमाल किया मुस्लिम लीग नून ने। अब जो मजहब कार्ड इस्तेमाल हो रहा है वो कोई मौलवियों के जरिए नहीं कर रही, अब बराह रास्त कर रहे हैं। अच्छा, ये जो असदुर रहमान साहब का बयान है इसमें थोड़ा सा तजाद भी है। ये कोई उनकी पुरानी बात थी, ये जो हालिया क्लिप है इसमें वो अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि मैंने इस तनाज़र में बात की थी, इस तनाज़र में नहीं की थी। लेकिन लुबेलवाब ये है कि मुस्लिम लीग नून जो जिस तरह वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पता नहीं अवाम भरपूर इस्तकबाल करेगी, रेले के रेले आएंगे, ज़मीनी हकायक उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो आप बात कर रही थी अपने इंट्रो में, वो असल हकायक है कि लोग 16 माह की कारकर्दगी को लेके लोग एतबार करने को तैयार नहीं है इस वक्त, क्योंकि 16 माह की जो हुकूमत थी वो भी बुनियादी तौर पर मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत थी, क्योंकि उनका ही फेस है मियाँ शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर रहे इन 16 माह में। अब मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि मियाँ नवाज शरीफ आएंगे तो पाकिस्तान के अंदर इतना पैसा लेके आएंगे, इतनी सरमायाकारी लेके आएंगे कि यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहेंगी। कोई 25-30 बिलियन डॉलर की बात की जा रही है। अगर इतना ही उनके राब्ते थे लोगों के साथ, ममालिक के साथ, तो भाई इन 16 माह के अंदर कुछ थोड़ा सा 5-10% अपने भाई की हुकूमत को भी फायदा पहुंचाते, ताकि लोगों को फायदा पहुंचता, लोगों की तकलीफें। आज देखें ना, रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं, आप बच्चों की फीसें नहीं दे सकते, बिजली के बिल नहीं दे सकते लोग, तो ये यहाँ तक नौबत क्यों आई? अब आप तमाम तर एफर्ट्स के बावजूद आप 1 to 5 दे दें, होंडा सिविक दे दें, आप हज उम्रे के सवाब, जन्नत सारा कुछ दिखा दें, लेकिन हकायक यही है कि लोग इन पे बिल्कुल एतबार करने को तैयार नहीं है। बदकिस्मती की बात यह है कि सिर्फ ये मुस्लिम लीग नून नहीं, अहले सियासत से लोगों का एतबार उठ चुका हुआ है। बिल्कुल। अगर हम अहले सियासत की बात करते हैं, मज़हबुल्लाह साहब कुछ ज़राए ये भी खबरें दे रहे हैं कि आप बताइएगा इनमें कितनी सदाकत है कि एक तरफ पर तो निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने जो सरकारी स्कूलों की निजकारी के हवाले से बात की है, रावलपिंडी में 10 रोज़ से हम देख रहे हैं स्कूल भी बंद पड़े हुए हैं, तो ज़राए ये बता रहे हैं कि जैसे ही अगर नवाज शरीफ वतन वापस आ जाते हैं तो फौरी तौर पर निगरान वज़ीर आला इस फैसले को वापस ले लेंगे, और शायद नून लीग को ये लगता है कि इस तरह से आवाम के दिल में उनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर आ जाएगा। ये खबरें दुरुस्त हैं या गलत हैं? मुझे नहीं लगता ऐसा हो।
अलबत्ता मेरी हमदर्दियाँ असातिज़ा के साथ हैं। देखिए वो क्या मांग रहे हैं, वो तो ये कहते हैं कि भाई हमें मुलाजमत देते वक्त जो वादे किए थे उस पर तो पूरा उतरिए। वो ये भी नहीं कहते कि 17वें ग्रेड का जो लेक्चरर है या हेडमास्टर है वो ये नहीं कहता कि मुझे एक आप प्राडो दे दें या 18वें ग्रेड के डीसी की तरह फार्चूनर दे दें और इतने कनाल का बंगला दे दें। वो तो ये नहीं मांग रहे। या वो ये भी नहीं कहते कि मैं जब रिटायर्ड हूँ तो मुझे 2 मुरब्बा अराजी दे दें ज़राअत के लिए और DHA में प्लाट भी दे दें। वो तो इस तरह की बातें नहीं कर रहे। और फिर देखिए दुनिया में असातिज़ा की इज़्ज़त होती है। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ असातिज़ा रुल रहे हैं और पुलिस तशद्दुद उन पे कर रही है। अशफाक अहमद साहब बताते हैं कि उनका कोई बैरून मुल्क चालान हो गया, बिल्कुल। तो वो अदालत में जब गए पेश हुए तो उन्होंने पूछा कि आपका प्रोफेशन, तो उन्होंने कहा मैं टीचर हूँ। तो वो जज खड़ा हो गया उनके एहतराम में। तो हमारे यहाँ तो भाई उन बेचारों को इंसाफ क्या मिलना है। मेरा ख्याल है कि उन पे मजीद तशद्दुद अच्छा, बढ़ाएंगे। निगरान हुकूमत ऐसे इकदाम कर सकती है, ऐसे फैसले ले सकती है जो मोहसिन देखिए नकवी साहब कर रहे हैं? इससे पहले तो ऐसा नहीं था। निगरानों को बहुत कुछ करने का इख्तियार नहीं था। अब तो निगरान हुकूमत ठेके भी देती है और निगरान हुकूमत तरक्याती काम भी करा रही है और पता नहीं उसमें कोई 40% कह रहा है, कोई 50% कह रहा है, वो भी पता नहीं इधर उधर हो रहा है। ठीक है। तो निगरान हुकूमतों मतलब आप इस बात से इत्तेफाक नहीं करते, आप इस बात को नहीं मानते कि ऐसी भी कोई सिचुएशन हो सकती है जैसे मैंने आपको बताया कि ज़रा ये खबर दे रहे हैं? वो जो वज़ीर आला है ना पंजाब के, देखिए निगरान, वो सियासी डीलों के माहिर हैं, सियासी डीलें करवा रहे हैं और एक पार्टी के साथ उनकी बड़ी मोहब्बत है। परसों भी आज़म चौधरी साहब ने इधर बात की थी कसूर के हवाले से कि कसूर में सवाए मुस्लिम लीग नून के तमाम सियासी जमातों का इजलास हुआ। एक अलामिया जारी हुआ कि जी एक पार्टी के साथ ही इंतजामिया बेहतर सलूक कर रही है, बाकी लोगों के साथ नहीं कर रही। सही। तो ये रवैया देखिए, ये जानबदाराना रवैया है। इस रवैये में अगर इलेक्शन होंगे तो कौन आपका इलेक्शन मानेगा? एग्जैक्टली, इलेक्शन काबिल कबूल नहीं होते हैं। मौसम पाकिस्तान की अगर डेफिनेशन मेरे नाजरीन को बता दीजिए, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब आज जज्बात में बड़ी बातें करके चले गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो बल्कि मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, गैर रस्मी सी गुफ्तगू थी और उन्होंने कहा कि जी अरबों डॉलर दिए जा रहे थे, अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होने थे पैसे, लेकिन वो नवाज शरीफ ही मर्द मुजाहिद था कि जिसने कहा कि भाई एटमी धमाके करके रखूँगा और एटमी धमाके फिर किए। हमने तो देखें, हम जानते हैं कि सियासत कैसे की जाती है। तो ये क्या हो रहा है भाई पाकिस्तान में? अच्छा जी, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि मोहसिन पाकिस्तान आप कैसे करार दे रही हैं? मैं नहीं दे रही, राना सनाउल्लाह दे रहा, आप भाई मेरे पे लगा रहे हैं। चाहे मोहसिन पाकिस्तान की बात करें या बानिया पाकिस्तान की, वो एक ही है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने इस कौम पे एहसान किया और इस मुल्क को बनाया और इस मुल्क को चलाने के लिए एक ज़ाब्ता इखलाक देके गए। लेकिन हमने ना उनकी किसी बात पे अमल किया, ना उस मकसद पे अमल किया कि हमने मुल्क किस मकसद के लिए हासिल किया था। अगर मियां नवाज शरीफ को राणा साहब मोहसिन पाकिस्तान करार दे रहे हैं तो मेरे आपसे 3-4 सवाल हैं, आप जवाब दे दें। आप तर्जमानी कर रही हैं इस वक्त, आप राय मेहरबानी दोनों हजरात मिलके मुझे क्यों तर्जमान बनाने पर ठहरा रहे हैं भाई? देखें, पाकिस्तान के बाद बहुत सारे ममालिक मार्ज़े वजूद में आए। आज वो तरक्की की मनाजिल तय करते हुए आप देखें कहाँ पहुँच गए हैं। ये 30-40 साल से हम मुसलसल इन दो खानदानों को पाकिस्तान के इक़्तिदार में देख रहे हैं। कौन सी ऐसी पॉलिसी बनाई इन्होंने कि पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करता? इन्होंने सिर्फ वो मंसूबे बनाए जो इंसानी आंख देख सकती है, देखने में वो अच्छे लगते हैं, लेकिन कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं बनाई जिससे इस मुल्क को, इस कौम को फायदा पहुंचता, जिससे ये मुल्क और कौम ये तरक्की करती। आज इनकी पॉलिसियों की वजह से आज मुल्क जो है वो जिस हाल में पहुंचा हुआ है, मईशत तबाह हाल है, यहाँ पे रोज़गार नहीं है, नौकरियाँ नहीं है, हमारे तालीम याफ्ता बच्चे मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं। उसके ज़िम्मेदार ये लोग हैं जो इतने सालों से बरसरे इक़्तिदार हैं। उन्होंने इस मुल्क के अंदर कोई पॉलिसी नहीं बनाई। आप सबसे पहले तालीम का देखें, अगर मैं मुस्लिम लीग नून से कोई बड़ा इख्तलाफ राय अगर करता हूँ तो वो तालीम के ऊपर है। इन्होंने ज़िम्मेदार थे इस मुल्क के अंदर हर बच्चे को तालीम फराहम करना, लेकिन
इन्होंने तालीम को प्राइवेटाइज करने में एक बुनियादी किरदार अदा किया। इनके दौर में ये तमाम प्राइवेट तालीमी अदारे और चेन बनी और वो तसलसल आज भी कायम है। जो अभी मज़हर साहब साजा की बात कर रहे थे उसमें एक बुनियादी नुक्ता यही है कि तालीमी अदारों को उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, बच्चों को फीसें बढ़ाई जा रही हैं। बिल्कुल। जबकि हमारे साथ मशरकी पंजाब है, वहाँ पे अगर आप थोड़ी नज़र दौड़ाएं, वहाँ पे उन्होंने बच्चों की फीस फ्री की, बच्चों को किताबें दी, बच्चों को यूनिफॉर्म दिए, इवन के जब बच्चे स्कूल में आते हैं उनको नाश्ता भी दिया जाता है, दोपहर का खाना दिया जाता है। सरप्राइज्ड कि मोहसिन नकवी ऑलरेडी एक मीडिया हाउस को बल्कि जर्नलिस्ट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं एंड ही नोज दैट कि यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम्स हैं। इसके साथ साथ आप हेल्थ पे अगर थोड़ा सा तवज्जो दें तो मियां नवाज शरीफ जो वज़ीर आला पंजाब भी इतनी दफ़ा रहे, जो वज़ीर आज़म भी रहे, उसके बाद उनके भाई वज़ीर आला यहाँ पे रहे, कौन से ऐसे हेल्थ सेक्टर में उनके कारनामे हैं जिसको हम कहें जी कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया? उन्होंने कौन से ऐसे हॉस्पिटल बनाए जहाँ पे कैंसर का इस किस्म का इलाज हो रहा है? उन्होंने कौन से देखे ना, सबसे बड़ी मिसाल आपने खुद बता दी। अगर पाकिस्तान में हेल्थ की कोई ऐसी फैसिलिटीज होती तो अपना इलाज करवाने के लिए लोग बाहर ना जाते। ये तमाम खानदान, दोनों खानदान आप देखें, शरीफ खानदान, जरदारी खानदान, इलाज करवाने के लिए बैरून मुमालिक में। ये बताइए कि कल हिफाजती जमानत मिल रही है नवाज शरीफ को या नहीं? बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि यहाँ पे देखें जिस किस्म का इस वक्त कानून हम देख रहे हैं पाकिस्तान में, कुछ भी हो सकता है। माइट इज राइट हो सकता है। माइट इज राइट। आप देखें कि इस वक्त आप बड़ी तारीफ कर रहे थे अब्बासी साहब की। देखिए अब्बासी साहब के केस को भी स्टडी करें। अब तो खैर उन्हें बरी कर दिया गया, उनका जरा केस स्टडी कर लें, आपको पता चल जाएगा उस केस में क्या है। दूसरा मियां नवाज शरीफ साहब को जिस तरह फांसी जमानत की बात कर रही है, तो मियां साहब एब्सकॉन्डर भी हैं, मियां साहब कन्विक्टेड भी हैं। तो भाई आए आके पहले अपने आप को सरेंडर करें। ये हफाजी जमानतों, अगर आप लीडर हैं तो फिर हफाजी जमानतों की आपको क्या जरूरत है? लीडर तो इन तमाम दुश्वारियों को फेस करता है। आप आगे पहले जी मुझे हफाजी जमानत दें, मुझे हफाजत के साथ फिर मेरे घर में नजरबंद करें, उसको सब जेल करार दें, उसके बाद अदालत मुझे बरी कर दे तो मैं इलेक्शन लड़ूं और प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। अच्छा, वैसे भी शरीफ फैमिली जो है ना वो हॉलीवुड से और बॉलीवुड से काफी इंस्पायर भी नजर आती है। फिल्मी एक्शंस की तरह एंट्री होगी, हेलीकॉप्टर्स के जरिए आएंगे, फिर लैंड किया जाएगा, फिर वो सरेंडर करेंगे खुद को। तो आप बताइए कि क्या वो प्रोटेक्शन बेल उन्हें मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, क्या होगा? या आजम चौधरी साहब जो है ना खामखा इल्ज़ामात की बारिश करते हैं। भाई वो अगर अपनी हिफाजत के लिए हिफाजती जमानत चाहते हैं और फिर ये चौधरी साहब ये भी फरमाते हैं कि जी कभी ये डील के पीछे छुपते हैं। नहीं, ये डील के पीछे क्या, डील करते हैं भाई, कारोबारी आदमी है, डील ना करे तो क्या करे? कारोबारी आदमी तो डील करने के माहिर होते हैं। और फिर ये कहना कि जी हिफाजती जमानत के पीछे, नहीं, उनको हिफाजत की बड़ी ज़रूरत है। देखें जो बंदा जन्नत तकसीम करने आ रहा है, शुक्र ने प्लॉट नहीं बना दिए तो उसकी हिफाजत तो बड़ी जरूरी है ना। तो शरीर यही है, उनको वैसे ये ब्रीफिंग यही दी गई थी कि आपकी एक सॉफ्ट सी गिरफ्तारी करेंगे और उसके बाद। लेकिन वैसे मजहर साहब अवामी जमात तो है ना, देखें अब हम इतनी बातें हम कर रहे हैं, इतना तो हमें देना चाहिए ना कि आखिर उन्होंने बड़ा ये जो प्रोग्राम जिस जगह से हम कर रहे हैं उनका हवाई इलाका है, तो नीचे बड़ी मुश्किल से हम आए हैं। बड़ा जुलूस निकला हुआ था, इस्तकबालिया जुलूस, झंडियाँ थी और मैंने तो पूछा कि पता नहीं आदम चौधरी साहब की शादी है इधर हो रही है तो अच्छा मुझे ये बताइए, जो हनीफ अब्बासी साहब का केस एकदम से खत्म कर दिया है, इतने खतरनाक हकायक थे और इतनी लंबी सजा थी, मुझे हनीफ अब्बासी और शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की बयानिया की जीत है। जब मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम बने तो उन्होंने हनीफ अब्बासी को अपना एडवाइजर बनाया, चंद दिनों के बाद हटा दिया। तो हनीफ अब्बासी साहब एक रेस्टोरेंट में अकेले बैठे हुए कॉफ़ी पी रहे थे, तो मोबाइल पे लगे हुए थे। तो मैंने कहा हाँ सुनाओ क्या हाल चाल है? कहता यार मेरी जान नहीं छूट रही, ये नहीं छोड़ रहे मेरी जान। अच्छा, यहाँ पे कता कलामी ये बता दें कि हनीफ अब्बासी का केस भी इमरान खान ने बनाया था उन पे। सर ये केस तो 2012 में स्टार्ट हुआ। वो तो जो केस बनेंगे वो इमरान खान ने बनाए हैं भाई सारे। अच्छा, इमरान खान साहब को मिल सकती है प्रोटेक्शन बेल? अब तो फिजा कायम हो चुकी है, तो फिर तो लेवल प्लेइंग फील्ड भी यही कहती है। ये है कि उन पे फर्द जुर्म तो नहीं आयद हो सकी ना। अब बात ये है कि जो बात आजम चौधरी साहब ने की बड़ी ज़बरदस्त है, इसकी गहराई में आप जाएं। लाहौर कितना बड़ा शहर है, यहाँ से ये वज़ीर आला भी बनते रहे, वज़ीर आज़म भी बनते रहे। लाहौर में जो आखिरी सरकारी अस्पताल है, जना अस्पताल बना 1988 में, कितने साल हो गए हैं? 35 साल हो गए हैं। 35 साल में इन्होंने कोई नया अस्पताल नहीं बनाया।
तो 35 साल में लाहौर की आबादी कितनी बढ़ी है। मोटरवेज बनाई हैं हमने, एटमी धमाके किए हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं। एटमी धमाकों का इनसे क्या ताल्लुक है? भाई राना उनका दौर है ना भाई, दौर किसी का भी हो। अब वो भुट्टो साहब कहेंगे मैंने एटम बनाया है, वो एक दौर था, उसमें शुरू हुआ। मोहसिन पाकिस्तान का लफ्ज डॉक्टर कदीर खान के लिए इस्तेमाल हुआ है जी, करते हैं लोग, और वाकई उनका एहसान भी है। उन्होंने जिस पे आज हम बड़े नाज करते हैं ना अपनी एटमी सलाहियत पे, उसका क्रेडिट उनको जाता है जी। तो जो इनको मियाँ साहब तो धमाके करना ही नहीं चाहते थे, ये तो निजामी साहब मरहूम को वैसे बड़ी अपोजिट बात कर रहे हैं। अरबों डॉलर ठुकरा दी उन्होंने, उनके अकाउंट्स में अरबों डॉलर ट्रांसफर किए जा रहे थे, उन्होंने ठुकराए हैं उस वक्त। कौन कर रहा था? ये राना तो वो जो राना साहब तकरीरें करते थे वो क्या थी, जो 90 की दहाई की इब्तिदा में करते थे, जिन पे ये उन पे पर्चा भी करवाया था नून लीग ने चिन्योट में, ठीक है। तो राना साहब की बातों को छोड़े, अच्छा। गुजारिश ये है कि ये जो तालीम का बेड़ा गर्क किया, ये देखिए सोशल सेक्टर में ये दो चीज़ें बड़ी अहम होती हैं, तालीम और सेहत। वो तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया, तालीम महंगी हो गई, आम आदमी अपने बच्चे नहीं पढ़ा सकता। सेहत महंगी हो गई, आम आदमी इलाज नहीं करवा सकता। ये इलाज करवाने जाते हैं बाहर। अच्छा, मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है, शॉर्ट सा बता दें, सऊदीया से दुबई आ रहे हैं? अभी तो नहीं पहुंचे भी, मुझे क्या पता, नहीं खबरें आपके पास होती हैं, अभी तक तो नहीं पहुंचे। अच्छा, अभी तक तो वो नहीं पहुंचे। अब ये पता चलेगा कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं नहीं आ रहे, क्योंकि अभी तक बताया ये जा रहा है कि आइंदा आने वाले 24 घंटों में मुमकिन तौर पर यह इजहार किया जा रहा है कि नवाज शरीफ हो सकता है कि सऊदी अरब से दुबई का सफ़र करें। और राना सनाउल्लाह साहब ने जहाँ पे ये कंपैरिजन किया है कि अगर हम अपने दौर की बात करते हैं तो राना साहब आपको बताना चाहूँगी कि जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर था तो तब पाकिस्तान के ऊपर 33 अरब डॉलर का कर्जा था, लेकिन जब नवाज शरीफ साहब गए थे तो 95 अरब डॉलर का कर्जा छोड़कर गए थे। आगे आप खुद समझदार हैं, यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम आपको खुशामदीद कहते हैं। आप कुछ बात करते हैं सानेहा कारसाज के हवाले से। 18 अक्टूबर 2007 को जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा अपने वतन वापस आती हैं, कारकुनान के साथ जाती हैं, तो एक सानेहा रोनमा होता है। और उसके बाद वहाँ पे जो ऐनी शाहिदीन मौजूद थे, जिसमें फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, उनके हस्बैंड और पार्टी के दीगर अरकान का ये कहना था कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बीबी जो हैं उन्हें बाकायदा रोका गया था कि आप नहीं आएंगी, लेकिन बीबी फिर भी वतन वापस आई। और जब ये अटैक हो जाता है उसके वेरी नेक्स्ट डे वो हॉस्पिटल भी जाती हैं, ज़ख्मियों से भी मिलती हैं, और फिर लियारी जाकर जो शहीद होने वाले उनके कारकुनान हैं उनकी फैमिली से भी ताज़ियत करती हुई नज़र आती हैं। आज इसी तरह सानेहा कारसाज के मौके के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से कराची में एक कॉन्फ्रेंस की है, फ़लस्तीन के साथ यकजहती का इजहार भी किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और उनकी बहन ने, और स्टेज पर मौजूद लोगों ने जिस तरह से फ़लस्तीन के स्कार्फ पहन रखे थे और स्याह लिबास पहन रखे थे, सानेहा कारसाज के साथ साथ वो फ़लस्तीन की आवाम के साथ भी खड़े होने का जेस्चर शो कर रहे थे। और इसी के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब करते हुए ये बात कही है कि जी एक शख्स के लिए इलेक्शन को जो है वो डिले किया जा रहा है, अगर यही सिस्टम चलता रहा तो जमहूरियत कहीं पे भी फरोग हासिल नहीं कर सकेगी। मजीद उनका ये कहना था कि क्रेडिट की बात की जाती है तो क्रेडिट्स बहुत सारे हैं, जैसे कि सीपे का क्रेडिट तो आसिफ अली जरदारी को जाता है, तो ये क्रेडिट्स की सियासत को रोका जाए, मेरा तेरा छोड़ दिया जाए और पाकिस्तान के लिए मिलकर कुछ करना चाहिए। पीपल्स पार्टी ऑलरेडी काफ़ी गिले शिकवे भी कर रही है, लेकिन ज़राए ये बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के कई राब्ते और भी बहाल हो चुके हुए हैं। कुछ निजी तकरीबात में आना जाना भी हो रहा है, मुलाकातें भी हो रही हैं, और यही खबरें जो हैं वो ज़राए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तक भी पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून भी थोड़ी सी परेशान नज़र आ रही है कि कहीं कॉइन फ्लिप ना कर जाए, गेम चेंज ना हो जाए, हमारे हाथ से ये टॉस निकल ना जाए। जबकि 16 माह की कारकर्दगी में अगर शहबाज शरीफ साहब ने अवाम को रिलीफ नहीं दिया तो अपनी CV अच्छे तरीके से ज़रूर उन्होंने डिलीवर की है। पाकिस्तान में एक और सियासी तब्दीली ये भी है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी एक्टिव हो चुकी है। फिरदौस आशिक साहिबा ये कहती हैं कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ तो आ रहे हैं, लेकिन हम भी एक सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। रावलपिंडी से एक बड़ी रीन ऑन फैमिली हमें ज्वाइन करने जा रही है, सरप्राइज़ होगा। सोशल मीडिया पर लोगों ने ट्वीट्स करना शुरू कर दिए, कहीं शेख रशीद तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने जा रहे। ये तो मैं अपने एनालिस्ट से पूछूंगी। मजीद उनका ये भी कहना था कि जल्द से हमने स्टार्ट कर दिए, अब हम इलेक्शन में मिलेंगे। आज़म चौधरी साहब, सबसे पहले हम सानेहा कारसाज के हवाले से बात करते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा, नो डाउट अगर ये कहा जाए कि एक आयरन लेडी,
ये उनके साथ सूट भी करता है, और जिस तरह से उन्होंने, जिस ग्रेस के साथ उन्होंने सियासत की है, उस वक्त उन्हें रोका गया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बाकायदा रोका था कि आप अभी वतन वापस नहीं आएंगी, लेकिन वो आई। फिर उन्हें जब ये कहा गया कि बीबी आप ट्रक पे नहीं चढ़ेंगी, लेकिन वो ट्रक पे भी रहीं, लोगों के साथ इंटरेक्शन भी करती रहीं, ब्लास्ट भी हुआ, और वेरी नेक्स्ट डे जिस तरह से वो जितनी बहादुरी के साथ वो लोगों के पास गई हैं, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा जो है वो एक बहादुरी की लाजवाल मिसाल है पाकिस्तान की, और उनकी जो सियासत भी अगर आप उठा के देखें तो उन्होंने पाकिस्तान पहले और सियासत बाद में, ये उनका हमेशा जो है ना ये तरीक़ाकार रहा है सियासत करने का। और वो पॉलिसीज़ पे काम करती थी, वो दिखावे के प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने काम नहीं किए थे, क्योंकि उनके अंदर लोगों को जुल्फ़कार अली भुट्टो का विजन नज़र आता था, जुल्फ़कार अली भुट्टो की शबीह नज़र आती थी, और मोहतरमा ने जुल्फ़कार अली भुट्टो के विजन और शबीह की उसी तरह उन्होंने लाज भी रखी अपने शहादत तक। सानिया कारसाज का जिस आपने जिक्र किया है, आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान आती हैं तो उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानब से बार बार मना किया गया था कि आप अवामी इज्तिमा में नहीं जाएंगी, आपके ऊपर हमले का खदशा है। लेकिन वो क्योंकि उनके कारकुन बड़े बालहाना अंदाज में उनके साथ जुड़े हुए थे और उनके इस्तकबाल के लिए वहाँ पे थी, जब वो जाती हैं वहाँ पे उनके ऊपर अटैक होता है, बहुत सारे लोग शहीद होते हैं, लेकिन वो इसके बावजूद घबराने वाली नहीं थी। अगर आप लीडर की क्वालिटीज़ देखना चाहती हैं तो वो आपको उनकी शख्सियत के अंदर मिलती हैं। वो कोई प्रोटेक्टिव बेल वाली लीडर नहीं थी, वो ट्रू मानों में जो एक लीडर होता है वो लीडर थी। और उसके बाद उन्होंने तमाम पाकिस्तान में जो कानूनी उनके सामने रुकावटें थी, उन्होंने यहाँ से भाग के उनको अबूर नहीं किया था, उन्होंने फेस किया था। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब जरदारी गिरफ्तार हुए हैं तो आपको याद होगा बिलावल को और बख्तावर को गोद में उठा के या साथ लेके तो वो अदालतों के और जेलों के चक्कर लगाया करती थी। उसके बाद जब लियाकत बाग में उनके ऊपर अटैक हुआ, जब उन्हें शहीद हुई हैं, उस वक्त भी देखें स्टेट की जानिब से उनको मना किया गया था, लेकिन क्योंकि वो एक अवामी लीडर थी वो वहाँ पे गई और इसके बाद वो गाड़ी से बाहर निकली, जो कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से शायद एक बहुत बड़ा आप उसको गलती कहेंगे, लेकिन क्योंकि वो अवामी लीडर थी, वो छुप के सियासत नहीं करती थी, तो इसके बावजूद जब उन्होंने लोगों को फेस किया, सामने आई, तो उनको शहीद कर दिया गया वहाँ पे। देखिए उनका जो सियासी और उनका ज़ाती एक जो किरदार है इस मुल्क के अंदर, मैं समझता हूँ कि तारीख के अंदर हमेशा याद रखा जाएगा। मज़हर वरलाद साहब, वो कहते थे ना चारों सूबों की जंजीर, बेनज़ीर बेनज़ीर, इस तरह की बातें, इस तरह के स्लोगन्स काफ़ी चले। फिर जैसे आज़म साहब ने कहा कि वो अपने वालिद के उसी किरदार की उन्होंने अक्कासी भी करके दिखाई, और फिर एक अवामी लीडर थी, अवाम के साथ वो जिस तरह से मिंगल हो जाती थी। और फिर मोहतरमा पे जिस तरह के अटैक हुए, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें उन्होंने बताया कि मोहतरमा को बार बार कहा जा रहा था कि मोहतरमा आप बाहर मत निकलें, लेकिन वो कह रही थी मैं कैसे रोक सकती हूँ कि जो लोग मेरे लिए आए हैं मैं उन्हें रिसीव ना करूँ या उनको वेलकम का जवाब ना दे सकूँ, तो फिर मेरे आने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज मोहतरमा के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे सानिया कारसाज के मौके पर? देखिए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद बड़ी बहादुर खातून थी और मेरी उनसे बड़ी मुलाकातें रही जी। और बड़ी गपशप रहती थी, और जमहूरियत के हवाले से उनके नज़रियात बड़े क्लियर थे। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मैंने देखा कि इस मुआशरे में जहाँ किसी भी खातून के लिए काम करना बड़ा मुश्किल है, अब तो खैर साल हर साल की वजह से बहुत सी आज़ादियाँ हो गई हैं, तो जब वो उन्होंने सियासत शुरू की और जब वो पॉपुलर पॉलिटिक्स कर रही थी, तो आपको पता है ये दाएं बाजू वाले उस वक्त कहते थे ये औरत की हुक्मरानी नहीं जाए। नाम लीजिए मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जिस तरह के बयान दिए थे, शर्मनाक बातें थी वो, और आज वो खुद मरियम नवाज के साथ खड़े होते हैं। पसे पर्दा नून लीग थी उस वक्त भी, मुस्लिम लीग ही यही खानदान था जो बेनज़ीर भुट्टो के बारे में इस तरह के बयान दिलवाते थे। फिर इन्होंने गाली कल्चर का आगाज़ किया, उनकी तस्वीर गिराई गई, उनकी और उनकी वालदा की। सानिया कारसाज में देखिए बहुत से लोगों ने खून दिया जी, बिल्कुल, और अगर हम खून का हिसाब करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की वाहिद पार्टी है जिसने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, इसमें कोई शक नहीं। उनके लीडरों ने भी कुर्बानियाँ दी हैं, उनके कारकुनों ने भी कुर्बानियाँ दी। जहाँ तक आज आपने बताया कि उन्होंने फ़लस्तीन के परचम जो थे स्कार्फ गले में पहने हुए थे, काले कपड़े पहने हुए थे, उसकी एक वजह है
जो PLO के थे ना यासर अरफात, जी जी वो भुट्टो साहब के बड़े करीब थे। और मैं एक तारीखी वर्क अगर उल्टूँ जी जी तो जब पाकिस्तान में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हो रही थी और शेख मुजीबुर रहमान नहीं आ रहे थे, तो एक स्पेशल जहाज़ में अनवर जो है मिस्र के अनवर सादात और ये जो यासर अरफात है फ़लस्तीन के, ये गए और यासर अरफात ने उन्हें कहा नहीं भाई शेख मुजीबुर रहमान चलो आपको जाना है, ठीक, तो वो उनको लाहौर में लाए ठीक, इस इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में। अगरचे उस वक़्त जमात इस्लामी ने बांग्लादेश नामंजूर की तहरीक लाई जमीयत ने और जावेद हाशमी साहब उसको लीड कर रहे थे, मगर यासर अरफात के साथ भुट्टो साहब की बड़ी दोस्ती रही। तो ये आज उनकी आगे उनकी नस्ल में भी वो चीज़ चली है। ठीक है, आज बैक टू द पॉइंट अब आते हैं। सानिया कारसाज पे तो बात कर ली है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि जी हमें ना तो 1990 का पाकिस्तान चाहिए, 1990 से लेकर 2017 तक वाला हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, अब हमें 2023 वाला पाकिस्तान चाहिए और ये मेरा तेरा करना छोड़ दीजिए। तो ये मेरा तेरा कब रुकेगा? अच्छा, बिलावल साहब की ये जो बदलते हुए बयानात और बदलते हुए सियासी उनके बयानिए हैं, इसकी एक समझ नहीं आती। कभी वो कहते थे कि हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए और पुराना पाकिस्तान लेने के बाद पुराने को मजीद जंग-आलूदा करके जब छोड़ के गए हैं, अब फिर एक नए पाकिस्तान का वो तकाजा कर रहे हैं 2023 का। अब या तो उस वक्त इसको जंग-आलूद करने में साथ शामिल ना होते, उस वक्त पीपल्स पार्टी अपना कोई किरदार अदा करती, लेकिन उस वक्त तो वो बड़े चाव के साथ आए थे इस इक़्तिदार के अंदर और बड़े प्राउडली वो कहा करते थे कि हमने बड़ा आइनी तौर पे ये जी हुकूमत को फारग किया, ये किया, वो किया। बात ये है कि इस वक्त लोग परफॉर्मेंस मांग रहे हैं, लोग गवर्नेंस मांग रहे हैं, लोग कहानियां नहीं सुनना चाहते। अब सिंध के लोग, जहाँ पे ये समझा जाता था कि पीपल्स पार्टी को लोग अपना फ़र्ज समझ के वोट डालते हैं, अब वहाँ पे भी इनके लिए मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। उसकी वजह साल से पीपल्स पार्टी वहाँ पे बरसरे इक़्तिदार है। पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे क्या डेवलपमेंट की है, आप इंटीरियर सिंध चले जाएं, आप बड़े शहरों में चली जाएं, आपको वहाँ पे इनकी तमाम तर जो कारकर्दगी है वो मुंह बोलती हुई आपको नज़र आती है कि इनकी क्या कारकर्दगी है। हत्ता कि इनके अपने हलकों में चले जाएं, आप बिलावल के हल्के में चले जाएं, आप जरदारी साहब के हल्के में चले जाएं, फरियाल तालपुर साहबा के हल्के में चले जाएं, लोगों की वहाँ पे दुगरगू जो हालत है, जो उनके हालात ज़िंदगी, आप उस पर ज़रा एक नज़र दौड़ाएं। अब उनको अपनी जो सियासी कश्ती है वो इस वक्त डगमगाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जो सिंध उनका मेन ऑब्जेक्टिव था वो भी उनको हाथ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। तमाम इत्तेहादी जमातें मिल के जिस तरह पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक अलाइंस बनाने का वहाँ पे ऐलान कर चुकी हैं या जिस तरह बढ़ रही हैं, अब उनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से सिंध बच जाए। ये जो आपने अपने इंट्रो में बात की थी पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों की मुलाकातें और पीपल्स पार्टी को जो रास्ता मिल रहा है, देखें ये जो बार बार कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, जी जी, ये कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं? यही लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं कि जी हिस्से बखरे कर दें, हमारे जो हमारे हिस्से का है वो हमें दे दें, जो उनके हिस्से का जानवर तकसीम हो जाए, हिस्सा बकदरे जुस्सा ये मांग रहे हैं सारे। और मेरा हाल के इनको हिस्सा कदरे जुस्सा पे इन्होंने राजी होना है। आप देखिएगा जो अगर ऊपर हुकूमत बनेगी वो आपको एक हंग पार्लियामेंट नजर आएगी, जिसको आप कौमी हुकूमत का नाम दें, जिसको आप कैसे कोई भी नाम दे दें, वो उस किस्म की आपको एक हंग किस्म की पार्लियामेंट नजर आएगी। ये तमाम लोग उसी पार्लियामेंट का हिस्सा ऊपर होंगे। एक सो कार्ड सी सॉफ्ट सी आपको अपोजिशन नजर आएगी, शायद पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठ जाए, इसी तरह सूबे इनको मिल जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मजहरुल्लाह साहब, आसिफ अली जरदारी काफ़ी एक्टिव हुए हुए हैं, ज़राए बता रहे हैं, कुछ तकरीबातों में भी आना जाना हो रहा है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि जहाँ कभी नाराज़गियाँ चल रही थी वहाँ पे अब मामलात भी ठीक हो रहे हैं आसिफ अली जरदारी के। तो कोई सरप्राइज़ दे रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, और वो भी सरप्राइज़ दे रहे हैं और IPP वाले भी सरप्राइज़ दे रहे हैं। अच्छा, जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने बात की ना आज जो उनकी गुफ्तगू थी उसमें जो अहम बात थी वो अभी तक हमने ज़ेर बहस नहीं लाई। जी जी प्लीज़। उसमें सबसे अहम बात ये थी कि एक शख्स की वजह से इलेक्शन डिले कर रहे हैं आप लोग। अब वो एक शख्स पता नहीं उनका इशारा मियां नवाज शरीफ की तरफ है या उनका इशारा इमरान खान की तरफ है, इसका हमें नहीं पता। ये तो बिलावल भुट्टो साहब ही वजाहत कर सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम वो इस बात पे ज़रूर आ गए कि किसी न किसी वजह से, किसी एक शख्स की वजह से इलेक्शन डिले हो रहा है जी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्शन में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल हुए तो पीपल्स पार्टी जो है
वो इलेक्शन करवाने वाले लोगों में शामिल हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी। तो पीपल्स पार्टी के खड़े होने का मतलब ये है कि और जमातें भी खड़ी हो जाएंगी। पीटीआई तो पहले चाहती है इलेक्शन करवाए जाए। तो फजलुर रहमान साहब खड़े होंगे साथ में? फजलुर रहमान साहब हवा का रुख देखते हैं हमेशा, उसके बाद फिर फैसला करते हैं। मैंने जाना जिधर हवाओं ने रास आएगी वो उस तरफ चले जाएंगे। ठीक है। आसिफ अली जरदारी देखिए, अभी तक जो पाकिस्तान की सियासी बिसात है उसमें उनसे बेहतर चाल चलने वाला आदमी नहीं है। जो इक़्तिदार के लिए चालें चली जाती हैं तो उसमें आसिफ मतलब अली कि ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स जरदारी जानते का हैं। हक है, वो चाल चलेंगे और हो सकता है वो भूलते नहीं हैं। बलोच हैं, ऊंट की तरह का उनका वैर होता है। अच्छा। मत समझे कि जिन लोगों, आप देखिए कि उन्होंने साथ लग के नून लीग को बदनाम किस तरह किया है, ठीक, किस तरह खराब तो अब किया एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो सरप्राइज दे सकते हैं बड़ा। है। बिल्कुल सरप्राइज दे सकते हैं। आजम साहब, आईपीपी क्या सरप्राइज देने जा रही है? फिर दोस्त आशिक खान साहिबा कह रही हैं कि भाई रुक जाइए, 21 अक्टूबर को आप सिर्फ इतना ना समझिए कि नवाज शरीफ आ रहे हैं, हम भी एक सरप्राइज दे रहे हैं। कौन सी रेनॉन फैमिली है, कौन ज्वाइन करने जा रहा है? सोशल मीडिया पे भरमार लग गई है कि कहीं शेख रशीद तो नहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे? आईपीपी का सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि उनके जितने लोगों ने शमूलियत अख्तियार की है वो टिकट मांगने के लिए दूसरी पार्टियों से रब्ते कर रहे हैं। अच्छा। कोई नून लीग से राब्ते में है, ठीक। कोई पीपल्स पार्टी से राब्ते में है। उनको बेचारों को अपना मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा है, तो क्या कौन से सरप्राइज की बात कर रही हैं? ये सारे वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान में कहा जाता था कि ये बड़े इलेक्टेबल्स हैं, और इलेक्टेबल्स की हालत हम सब ने देखी है कि इलेक्टेबल्स अब जब इलेक्शन में जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे तो लोग बताएंगे कि आप कितने के इलेक्टेबल्स हैं। अब उनको अपना जो मुस्तकबिल है वो मखदूश नजर आ रहा है, तो वो इस किस्म की बातें, आप जब जलसे, उन्होंने कहा ना जलसे करेंगे, जलसे करें, जलसे करेंगे। अब देखें मुस्लिम लीग नून जलसे कर रही है, चाहे जितना मर्जी उस पर पैसा खर्च करें, जितने मर्जी लोगों को लेके आए, उन जलसों के हकायक फिर भी सामने आ जाते हैं। तो आईपीपीज भी शौक पूरा करें, कौम को भी पता चले कि आईपीपीज कहाँ खड़ी है। देखिए ये किंग्स पार्टी है, तो नफरत ये का, सिर्फ तहरीक इंसाफ इलेक्शन में नहीं आती तो नफरत का वोट फिर किसे जाएगा? ये सिर्फ इक्तदार में अपना हिस्सा मांगने वाले लोग हैं कि हमें भी हिस्सा दे दें। जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब के वाले से वो कह रहे हैं ना, बरलाज साहब के हवा का रुख देखते हैं, असल में बुनियादी तौर पर वो भी इक्तदार का हिस्सा मांग रहे होते हैं कि वो 3-3.5 साल इक्तदार में नहीं थे। तो आपने उनकी हालत देखी है, जैसे बगैर पानी के मछली नहीं तड़प रही होती, 3.5 साल उनको हमने तड़पते हुए देखा है। ठीक हो गया। जब वो इक्तदार में आ जाते हैं पुरसकून हो जाते हैं। इसी तरह ये आईपीपीज वगैरह हैं, इनको 5-4-6 सीटें जो मिलनी होंगी, जो इनको तो फिर देनी होंगी, माहौल की तरफ चले वो जाएंगे, उनको मिल जाएंगी। अल्लाह अल्लाह खैर सही। मुझे ब्रेक की तरफ जाना, नाम बता दें, कुछ शख्सियत का नाम पता है किसने ज्वाइन करना है आईपीपी को? हमें क्या पता जी, पिंडी में बहुत से लोग हैं। पिंडी में चौधरी निसार अली खान भी हैं, ठीक। पिंडी में शायद खान अब्बासी भी हैं, हनीफ अब्बासी पिंडी भी में हैं। चौधरी तनवीर भी हैं। नहीं, हनीफ अब्बासी नहीं जाएंगे। अच्छा, ठीक है। पिंडी में शेख रशीद को बंद किया हुआ है, बाकी रह गए जुमर्द खान और आमर क्यानी पहले ही आईपीपी में है। ठीक, तो सरप्राइज कोई भी हो सकता है। और अगर कंक्लूजन की बात की जाए तो अब होशियार, खबरदार होगी, अब हाई अलर्ट, क्योंकि अब ना तो रोटी कपड़ा मकान सेल हो सकता है। अब आवाम ये पूछना चाहती है कि हुजूर आपने हमें दिया क्या है और किस बेस पे आप हमारे पास वापस आ रहे हैं, और आपके पास आइंदा आने वाले दिनों में मुआशी प्लान क्या होगा। यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। कल प्रोग्राम की क्लोजिंग के ऊपर एक इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आई, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से इसराइल की जानिब से गजा में एक हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया। यहाँ पर इंसानी हकूक़ की तंजीमें खामोश नजर आई। OIC का इजलास ज़रूर हुआ, लेकिन अलामती तौर पर अपना उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। शर्म का मुकाम था। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद आज कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। अमेरिका की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जी हुजूर आप कैसी बातें कर रहे हैं, इसराइल ने ऐसा अटैक नहीं किया, बल्कि ये तो हो सकता है हमास का अपना ही कोई रॉकेट था जो उन्होंने अपने फायर करने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपने ही हॉस्पिटल को निशाना बना बैठे थे। लास्ट ईयर हमने देखा था कि जब यूक्रेन के एक हॉस्पिटल के ऊपर रशिया ने अटैक किया था तो उसे क्राइम वॉर का नाम दिया गया था जो बाइडन की तरफ से, अमेरिका की जानिब से, और वहाँ पर सारी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हमें एक सफ़ में खड़ी नजर आई थी। लेकिन आज जिस तरह से मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है
और वहाँ पर जिस तरह से खुराक को रोका गया है, कोई भी बंदा बोलने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि इस अटैक के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडन को यह ख्याल आया है कि जी वहाँ पे तो जुल्म हो रहा है, अब कुछ एक्शन हमें ले लेना चाहिए। इसी तरह से हमने देखा कि जो अमेरिकी सदर जो हैं वो जाते हैं तल अवीव, वहाँ जाके इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से भी मुलाकात करते हैं और उनसे ये बात कहते हैं कि जी देखिए वहाँ पे खुराक की तरसील भी होनी चाहिए और इस बात को भी मेक श्योर करना चाहिए कि वो खाना, वो फूड सप्लाई जो है वो हमास के पास नहीं जानी चाहिए। और जिस हॉस्पिटल की बात की जा रही है, अल हाली हॉस्पिटल जिस पे अटैक किया गया था, उसके बाद खबरें काफ़ी ख़तरनाक सामने आई हैं, जिसमें तर्जुमान जो फ़लस्तीन के हैं वजारत सेहत के डॉक्टर मरवान अबू सादा, उनकी एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अब तक 64% बच्चे और ख़वातीन जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। मज़ीद उनका ये कहना है कि 40,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो हॉस्पिटल के ग्राउंड में आके पनाह ले रहे हैं कि शायद जहाँ पर अटैक ना हो। हॉस्पिटल्स ऑलरेडी फिल हो चुके हुए हैं, हमारे पास ऑयल नहीं है, हमारे पास जनरेटर हम नहीं चला सकते, पानी हमारे पास मौजूद नहीं है, सफाई का नाक़िस इंतज़ाम है और जो बिल्डिंग्स का मलबा पड़ा हुआ है वहाँ नीचे लाशें हैं, अभी तक उन्हें हम रेस्क्यू नहीं कर सके हैं। इस तरह से काफ़ी बीमारियां भी फैल रही हैं। और अगर हम इसी सिचुएशन को देखते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ को काफ़ी अप्रिशिएट करना चाहिए कि अल खिदमत फाउंडेशन ने जो अपनी कारकर्दगी दिखाई है, हमेशा की तरह इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की ये वाहिद एक NGO है जो रजिस्टर्ड है और हर जगह पर इसने काम किया है और इस वक्त फूड सप्लाई वहाँ पे किया जा रहा है, जिसमें IHH की तंजीम है, अंसर फाउंडेशन है, इसके साथ साथ वहाँ पर गाजी दस्तक के नाम से है, ब्रिज ऑफ सिविलाइजेशन डेवलपमेंट के नाम से डिफरेंट NGO सेक्टर्स हैं जो टर्की की हैं और उसमें पाकिस्तान की सिर्फ एक ही जमात है जो अल खिदमत फाउंडेशन है। वहाँ पर वो दिन रात एक करके लोगों तक फूड पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्र की जानिब से अभी तक बॉर्डर को ओपन नहीं किया गया। इस तरह के क्राइम्स वॉर बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन मुस्लिम में उम्मा कहाँ खड़ी नज़र आती है। आज़म साहब, इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि हम एक्सपेक्ट ये नहीं कर रहे थे कि जो OIC का इजलास होगा उसमें अलामती तौर के ऊपर एक मुज़म्मती बयान रिकॉर्ड करवाया जाएगा और उसके बाद सब 9-2-11 हो जाएंगे। हमने एक फ़ौज भी तो बनाई थी जिसमें हम लोगों ने कहा था कि जब कभी भी किसी भी मुस्लिम ममालिक में कोई परेशानी आएगी तो हम सब मिलकर उसको प्रोटेक्ट करेंगे। वो आर्मी नज़र नहीं आ रही, वो किरदार नज़र नहीं आ रहा, क्यों? अच्छा, एक तो उस आर्मी के हवाले से आज तक हमें समझ नहीं आई कि उसको बनाने का मकसद क्या था। जब मकसद की बात आती है, आज मुसलमानों पे कड़ा वक्त है, तो वो आर्मी, उसका जो भी किरदार था वो हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, इस हॉस्पिटल के अटैक के हवाले से मैं आज एक बरतानवी नशरियाती अदारे ने एक रिपोर्ट शाया की है और उनको मैं इस पे खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने बड़ी तहकीकाती रिपोर्ट थी। जब अमेरिका ये कह रहा है कि ये हमास ने ख़ुद हमला किया, फ़लस्तीन ये कह रहा है कि हमास ने ख़ुद हमला किया, उस रिपोर्टर ने जो ख़बर दी उसमें उसने साबित किया है कि ये इज़राइल की जानब से ये अटैक किया गया। उसने उस मिज़ाइल की टेक्निकल जो चीज़ें थी उसको डिस्कस किया और जहाँ पे हमला किया गया वहाँ पे पड़ने वाले गड़े और उस मिज़ाइल की जो फुटेज थी जो लोगों ने देखी, जो रिकॉर्ड हुई, उस फुटेज की रोशनी में सारी चीज़ें साबित की। अब देखें, उस रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पे उस वक्त 600 के करीब मरीज़ और हॉस्पिटल का अमला हॉस्पिटल के अंदर था। 1000 के करीब वो लोग जिनमें बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े जो लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, जो जाने बचाने के लिए उसके कंपाउंड में जमा थे, जो खुद जख्मी बैठे उस वक़्त वहाँ पे अटैक किया गया। और इस वक्त तक कितनी जानें वहाँ पे शहादतें हो चुकी हैं, किसी के पास करेक्ट फिगर नहीं है, क्योंकि अभी तक ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ से मलबे के नीचे से लाशें निकल रही हैं। ये एक बदतरीन जुल्म की एक बदतरीन मिसाल है और यहाँ पे आके दोहरा मेयार दुनिया का शुरू होता है। एक जानब जिस तरह आपने अभी जिक्र किया यूक्रेन का, वहाँ पे अगर एक अटैक होता है तो वहाँ पे फौरी तौर पर वो वार क्राइम आ जाता है। यहाँ पे अटैक होता है तो उसको तस्लीम भी नहीं किया जाता, उसको वापस मुसलमानों पे इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। यहाँ पे आके दुनिया को तो ये चाहिए था कि जुल्म को जुल्म और जो बेगना है उनकी बेगनाई वहाँ पे उसको तस्लीम किया जाता। अगर हमास ने किसी जगह पे गलत किया है तो आप उसका जिक्र करें, लेकिन जहाँ पे इसराइल जो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहा है आप उसको तस्लीम तो करें ना कि इसराइल क्या कर रहा है। कहिए कि आप गलत कर रहे हैं। दूसरी जानब OIC का जो किरदार है, हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि तमाम इस्लामी मुल्क खड़े होकर कुछ जामिया प्लान देंगे इस जंग को रोका कैसे जाना है या इस जंग में हमने मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ कैसे खड़ा होना है। लेकिन वो सिर्फ एक अलामिया तक या एक प्रेस रिलीज तक वो महदूद है चीज़ें। और तमाम स्टेट्स, आप मुसलमान जितनी स्टेट्स हैं उनको देखें कि जो लोग हैं, जो वहाँ की कौमें हैं,
वो इसराइल के खिलाफ खड़ी है, फ़लस्तीनियों के हक में। ठीक है। लेकिन जो स्टेट्स की हुकूमतें हैं वो सारी इस वक्त खामोश तमाशाई बनी है। अगर कोई साथ भी देने की कोशिश कर रहा है तो वो बड़ा मुबहम सा साथ दे रहा है, जिसमें क्लियर नहीं है कि वो साथ है या नहीं है। अमरीकी सदर ने कोशिश की थी कि वो उर्दन, मिस्र और फ़लस्तीनी अथॉरिटी से मुलाकात कर लें, लेकिन उन लोगों ने तो इनकार कर दिया, वो नहीं मिलना चाहते हैं। और अगर हम उम्मत मुसलमा के किरदार को ही डिस्कस कर रहे हैं तो पाकिस्तान का इस हवाले से एजेंडा क्या है? बहुत दुख होता है उम्मत मुसलमा का किरदार देखकर, और दुरुस्त फरमाया चौधरी साहब ने कि एक प्रेस रिलीज़ जारी कर दी गई है। इतना कमज़ोर मौक़िफ़ है, 2.25 अरब मुसलमान हैं और ज़िल्लत और रसवाई के सिवा कुछ भी इनके सामने नहीं। अब देखिए छोटा सा मुल्क है, ये जो खंजर है, कायद-ए-आज़म ने तो खंजर कहा था ना इसको, जो शर्क़ औस्त के सीने में गाड़ा हुआ है जी। पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो देखिए यही है, वो जो बानी पाकिस्तान ने सबक दिया, और हर पाकिस्तानी का ये मौक़िफ़ होना चाहिए, ख्वाह वो किसी इदारे में है या इदारे से बाहर है, या सहाफ़ती खिदमत अंजाम दे रहा है, या कोई भी खिदमत अंजाम दे रहा है। जो कायद-ए-आज़म का फरमान है कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है, इसको हम तस्लीम नहीं करेंगे, तो हमें इसराइल को तस्लीम नहीं करना चाहिए, उसकी हमदर्दी भी नहीं करनी तस्लीम नहीं करते, लेकिन हम गज़ा के लिए क्या कर रहे हैं ये तो अब हमारी फ़ौज ने जो देखिए कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई, उसमें फ़लस्तीनियों के साथ ये वाज़ह की आर्मी चीफ ने कि हमारी अखलाकी सियासी मदद जो है वो हाज़िर है। अब वो जो फ़ौज बनाई थी, वो जो 40 मुल्कों की फ़ौज थी, वो पता नहीं किधर सोई हुई है। और ये जो OIC है ना, इसके बारे में तो मैं हमेशा कहता हूँ ये है OIC, ये ऐसे ही है, OIC है ये, ठीक हो गया। तो ये जो OIC है इसका किरदार हमेशा मशकूक रहा है। मतलब ये तंजीम 58 मुसलमान रियासतों के हुक्मरानों ने गुलामी के तौक पहने हुए हैं, क्यों नहीं बोलते? क्या इन्हें वो हदीस याद नहीं है कि रसूल पाक ने फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म की मानंद है, जब जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म तकलीफ में मुब्तला हो जाता है। क्या ये जो यहूदियों के बारे में जो कुछ फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो ये भूल गए हैं? ये सब कुरान पाक में है कि यहूदियों ने सारा क्या ये अपने भाइयों की मदद करना भी भूल गए हैं? भाई वहाँ बम बरसाए जा रहे हैं, और ये जो झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, ये हम बचपन में एक टेस्ट पेपर लिया करते थे, उसके बैग पे लिखा होता था चोर भी कहे चोर चोर। अब ये जो किया है, एटम गिराया है, एटम में कह रहा हूँ बम गिराया है, मिसाइल उन्होंने किया है, मिसाइल जो गिराया है, अस्पताल को निशाना बनाया, उसमें आप देखें कि उल्टा हमास पे इल्जाम लगा रहे हैं। भाई खुद ही आप करके गले में उनके आप डाल रहे हैं कि वो, उनके पास तो ऐसी सलाहियत नहीं कि वो अस्पताल जो है बर्बाद कर सके, तबाह कर सके, और वो ऑलरेडी जानते हैं। और मुसलमानों के लिए ये लम्हा फिक्रिया है। देखिए आज अगर मुसलमान फ़लस्तीन पे चुप रहे तो फिर मुसलमान तैयार हो जाए कि उनका मक्का भी महफूज नहीं रहेगा, उनका मदीना भी महफूज नहीं रहेगा, उनका नजफ भी महफूज नहीं रहेगा, उनके ममालिक महफूज नहीं रहेंगे, ये एक एक करके खा जाएंगे। मगर भी ताकतें सारी एक तरफ खड़ी हो गई, झूठ के साथ खड़ी हो गई हैं। मुसलमानों पे हैरत है, ये सच के साथ खड़ा नहीं हो रहे। क्यों? सिर्फ चंद रोजा इक़्तिदार के लिए? ये क्या शक्ल दिखाएंगे मुसलमान हुक्मरान रसूल पाक को, रोज़े हशर को, और खुदा को क्या जवाब देंगे? वो जो फ़लस्तीनी बच्चे हैं वो हमारे अपने बच्चे हैं, वो जो भाई वहाँ शहीद हो रहे हैं, जो बहनें शहीद हो रही हैं, उनका खून जो है वो इतना सस्ता का हो गया कि मुसलमान वहाँ चुप है। इतनी स्ट्रॉन्ग पावर होने के बावजूद शायद हम आज भी अबाबीलों का इंतजार कर रहे हैं कि शायद अबाबील का एक लश्कर आएगा और वो करेगा। अच्छा साहब की बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, मैं आपसे भी एक सवाल पूछना चाहूंगी यहीं पर। मैं सिर्फ एक मिनट देखें, यहाँ पे अमेरिकी प्रेसिडेंट आया इजराइल, कितना खुल के उसके साथ खड़े हैं एग्जैक्टली, क्योंकि उनके मुफादात वाबस्ता है इसराइल के साथ। मशरक़ वस्ता के अंदर जिस तरह का अभी इन्होंने जिक्र किया है, खंजर की मानद उसको इन तमाम ममालिक के सीने में घोंपा गया है इसराइली रियासत को, और उसको बचाने के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट पीछे आके खड़ा हो गया है। उसके इक़्तिसादी उसके साथ मुफादात है, उसके अस्करी मुफादात हैं,
लेकिन हमारे तमाम मुस्लिम मालिक जो उसके इर्द गिर्द बैठे हैं, जिनको खतरात हैं लाहक उनसे, और वो इस वक्त इकट्ठे होने को तैयार नहीं है, और वो जो मजलूम है जिनको उनके साथ वहां पे खड़े होकर कम से कम उनकी बात ही कर दें, उनके जुल्म जो उनके ऊपर हो रहा है उसकी मजम्मत ही कर दें। वो सर जी रास्ता खोल देंगे। मिस्र क्या कर रहा है? मिस्र अभी तक कुछ नहीं कर पा क्या रहा। कर रहा है? कोई रास्ता नहीं खोल रहा वहां लबनान पर। क्या कर रहा कोई है? रास्ता नहीं खोल उर्दन पा क्या रहा। कर रहा है? हम लोग इस वक्त अजीब एक तरफ हम अमेरिका को नाराज नहीं करना चाह रहे मुस्लिम मालिक, दूसरी जानब अपने फलस्तीनियों को शहीद होते हुए हम देख रहे हैं। अच्छा, ये जो एक रिपोर्ट आई है सामने, मैंने एक सुनी है, डॉक्टर मरवान अबू सादा ने जो बात कही है, उन्होंने कहा जी हमें खुराक की बहुत ज़रूरत है, हमारे पास पानी भी नहीं है, हमारे पास बिजली भी नहीं है, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हो चुके हुए हैं। उनका मुहासरा किया हुआ है, उनको वहाँ पे ना पानी ना खुराक, जरूरियात जिंदगी कोई नहीं दी जा रही है, या पाकिस्तान से एक रजिस्टर्ड और मुहासरा करके उनके ऊपर बम बरसाए जा रहे हैं। जिस तरह आपने इमदादी सरगर्मियों का जिक्र किया, देखिए कुछ तुर्की की वहाँ पे तंजीमें काम कर रही हैं, और पाकिस्तान की वाहिद एक अल खिदमत फाउंडेशन है जो वहाँ पे इमदादी सरगर्मियां वहाँ पे कर रही है। तो लेकिन इस तरह इमदादी सरगर्मियां तो सिर्फ जो बच्चे भूखे वहाँ बैठे हैं उनको वक्ती तौर पर रिलीफ दे सकते हैं। माज़रत के साथ मुझे क्लोजिंग की तरफ बढ़ने, जहाँ पर हम बात करते हैं उम्मत मुस्लिमा के किरदार के हवाले से, तो भी ये बात काफी जरूरी हो जाती है कि अब ये लम्हा फिक्रिया आ चुका हुआ है कि आखिर कब तक हम खामोश तमाशाई बने खड़े रहेंगे और ये देखते रहेंगे कि आखिर इस कौम का फैसला कौन करेगा। और अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस के हवाले से, तो उनका फैसला हमारे सामने आ चुका हुआ है कि जैसे उन लोगों ने अपने अंदर एक यूनिटी को शो किया है और इस बात को ऑन करते हुए नजर आते हैं कि अगर आप हमारी तरफ बढ़ेंगे तो हम आपको यूनाइट नजर आएंगे, लेकिन अगर हम मुस्लिम पे अटैक करेंगे तो हम आपको कभी भी यूनाइट नहीं होने देंगे। प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म हुआ चलता है। अपनी मेज़न फायजा बुखारी को, मेरे पैनल को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।